Kabhi Khushi Kabhi Gum 2 and there is no derivative of Takht being made, I would never make a K3G2. एक गलत कदम और आपका करोड़ों का बजट धुआं हो सकता है। और तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। I mean, it is very worrisome when you read this kind of information. And I know what personally my family went through way back then. I always say with pride and with emotion that I would wipe the floors of Yash Raj Films and Red Chillies. They have made a big mistake. Don't they know that I will finish them? What makes me sad? The Right Angle with Sonal Kalra. इस हफ्ते एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 3 चीजें कांस्टेंट रहीं: कंट्रोवर्सी, कंफ्यूजन और क्लैशेस। ऑस्कर्स हुए इस हफ्ते और जिनके एक ओमिशन ने इंडिया में इतना आउटरेज ट्रिगर कर दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। बॉलीवुड में एक फिल्म का टाइटल चेंज हुआ और उसने सारा नैरेटिव शिफ्ट कर दिया। और एक ग्लोबल आइकॉन जिनका बहुत ही अवेटेड इंडिया डेब्यू जो है वो पोस्टपोन हो गया। लेकिन असली कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। आज बात होगी उन फ्राइडे वॉर्स की जहां बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ फिल्में ही नहीं, ईगोज भी टकराती है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं सोनल कालरा और आप देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द राइट एंगल विथ मी सोनल कालरा। शो का शटर उठाते हैं। इट्स टाइम फॉर द वीकली रैप। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस हफ्ते हुए ऑस्कर अवार्ड्स 2026 और उनका एक सेक्शन होता है इन मेमोरियम सेगमेंट, जिसमें ऐसे लोगों को ट्रिब्यूट दी जाती है जिनको हमने पिछले 1 साल में खोया है फ्रॉम द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एट लार्ज। तो इंडिया में काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई क्योंकि वेटरन स्टार धर्मेंद्र, जिनकी डेथ लास्ट ईयर दिसंबर में हुई थी, उनका ट्रिब्यूट ऑस्कर के लाइव टेलीकास्ट में नज़र नहीं आया। ये एक ऐसा सेगमेंट है, जैसा मैंने आपको कहा, जो कि जो लोग गुजर गए उनको ट्रिब्यूट में दिया जाता है। और फैंस और फिल्म लवर्स जो है वो सोशल मीडिया पर अकेडमी को टैग करके बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने बहुत सवाल उठाए कि हिंदी सिनेमा के इतने बड़े आइकॉन हैं धर्मेंद्र जी, उनको हम कैसे मिस कर सकते हैं ऑस्कर्स की ट्रिब्यूट से। बाद में अकेडमी की एक एक्सटेंडेड ऑनलाइन मेमोरियम लिस्ट में उनका नाम ज़रूर डाला गया, लेकिन टीवी ब्रॉडकास्ट में उनकी तस्वीर या क्लिप इंक्लूड नहीं हुई। एक्टर सलमान खान की जो एक अपकमिंग वॉर फिल्म है उसका टाइटल अब ऑफिशियली बदल दिया गया है। पहले इस फिल्म का टाइटल था बैटल ऑफ गलवान, लेकिन अब उसका नाम रख दिया गया है मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस। अब टाइटल चेंज को लेकर जो है ना वो काफ़ी स्पेक्यूलेशन चल रही थी, लेकिन जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं अपूर्वा लाखिया, उन्होंने HT सिटी से बात करते हुए ये क्लियर किया कि शुरुआत से ही वो लोग कंफ्यूज थे इन दोनों टाइटल्स में से, इसलिए उन्होंने कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमने दोनों टाइटल रजिस्टर करके रखे हुए थे। अब मेकर्स का ये मानना है कि जो मातृभूमि टाइटल है वो पिक्चर की जो इमोशनल और पेट्रियाटिक टोन है उसको ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन द 2020 गलवान वैली क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइना और सोल्जर्स की ब्रेवरी को ये काफ़ी हाईलाइट करेगी। और तो और इस फिल्म की जो रिलीज डेट भी है वो भी पुश हो गई है। पहले ये 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी ईद के आसपास, लेकिन अब सुन रहे हैं कि शायद ये फिल्म अगस्त में आएगी। ग्लोबल रैप आइकॉन कान्ये वेस्ट का बहुत ही अवेटेड दिल्ली कॉन्सर्ट जो है वो थोड़ा डिले हो गया। उनका डेब्यू शो पहले 29 मार्च को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली में होने वाला था, लेकिन अब ऑर्गेनाइजर्स ने इसे पुश करके 23 मई कर दिया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया है कि ये डिसीजन जो है वो प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और रीजनल टेंशन जो वॉर के चलते हो रही है उसको देख के लिया गया है। ऑर्गेनाइजर्स ने ये भी कंफर्म किया है कि सभी एग्जिस्टिंग टिकट्स जो है वो नई डेट के लिए वैलिड रहेंगी। ये कॉन्सर्ट कान्ये का इंडिया में पहला लाइव परफॉर्मेंस होगा, जिससे अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कान्ये वेस्ट का। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लिपराची जो रैपर हैं उनका भी जो कॉन्सर्ट था वो भी वॉर के चलते पुश हो गया। एक बुरी खबर है हार्ड रॉक कैफ़े के फैंस के लिए। द बहुत आइकॉनिक रेस्टोरेंट जो है हार्ड रॉक कैफ़े, जो अपने म्यूज़िक और खाने के लिए जाना जाता है, वो इंडिया में बंद हो रहा है। 10 हार्ड रॉक कैफ़े रेस्टोरेंट्स विल बी शट इन द कमिंग मंथ्स। तकरीबन 15-20 साल से हार्ड रॉक कैफ़े जो है वो इंडिया में है एंड दे हैव हैड आउटलेट्स इन वेरियस सिटीज़, पर अब सिर्फ एक गोवा में रह जाएगा और दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, ये सब हार्ड रॉक कैफ़ेज़ जो है वो बंद कर दिए जाएंगे।
एक्ट्रेस सलीना जेटली का हाई कोर्ट में एक पिटीशन चल रहा था जहां वो अपने ब्रदर विक्रांत जेटली के लिए लीगल असिस्टेंस की मांग कर रही थी। वो इस हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया है, बिकॉज अपेरेंटली उनके भाई विक्रांत जेटली जो कि यूएई में इस वक्त डिटेंशन में है, उन्होंने सलीना से कोई भी हेल्प या बातचीत करने के लिए मना कर दिया। कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अब जब बात हो बॉक्स ऑफिस की जंग की, तो यहाँ रिलीज डेट डिसाइड करना ना किसी वॉर लेवल डिसीजन से कम नहीं होता। एक गलत कदम और आपका करोड़ों का बजट धुआं धुआं हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि रिलीज डेट को लेकर काफ़ी उथल पुथल मची रहती है। अपनी फिल्मों को बेस्ट रिलीज डेट देने के चक्कर में इतने क्लैशेस हो जाते हैं, जब 2 फिल्में, कभी कभी तो 3 फिल्में भी डिसाइड कर लेती हैं कि वो एक ही दिन, जैसे छुट्टी वाला वीकेंड है तो उस पर आएंगी। तो आज इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं फ्राइडे वॉर्स की। अभी हाल ही में सुर्खियां मचाई आदित्य धर की धुरंधर 2 ने, जो इस हफ्ते रिलीज हो रही है, और ये फिल्म पहले क्लैश होने वाली थी साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक के साथ। ओरिजिनली दोनों फिल्मों ने मार्च 19 को थिएटर्स में साथ में आना था। टॉक्सिक ने ये स्लॉट कुछ महीने पहले ही बुक कर रखा था, लेकिन धुरंधर 2 के मेकर्स ने सोचा कि चलो रुमाल रख देने से जैसे बस की सीट उनकी हो जाती है। जब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम तो अपना पार्ट 2 19 मार्च को लेकर आएंगे, तो तब थोड़ी उथल पुथल मच गई और रौला पड़ गया। खींचातानी रिपोर्टेडली काफ़ी हुई पर्दों के पीछे। दोनों फिल्में अपने लिए बेस्ट डील्स चेक करना चाहती थी इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन्स, बट टॉक्सिक ने अल्टीमेटली अपनी रिलीज जो है वो जून तक पोस्टपोन कर दी। उन्होंने कारण हाउएवर ये दिया कि वो मिडिल ईस्ट की टेंशन की वजह से अपनी पिक्चर पोस्टपोन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स कोई ये कहना नहीं चाहता कि हमें सामने वाली पिक्चर से डर लग रहा है। ये क्लैश तो फिर भी थोड़ा सिविलाइज्ड रहा, लेकिन आज आपको बताते हैं कि कई और बॉलीवुड फिल्में जो हैं वो क्लैश के दौरान कितनी अगली सिचुएशंस क्रिएट कर लेती हैं। तो इस सेक्शन में मैं बात करने वाली हूँ कुछ बिटरेस्ट बॉलीवुड वॉर्स की, जो कि रिलीज डेट के चलते हुई हैं। नवंबर 13, 2012 के दिन थिएटर्स में रिलीज हुई 2 बड़ी फिल्में। लेट डायरेक्टर यश चोपड़ा की जब तक है जान, जिसमें स्टार कर रहे थे शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा, और दूसरी तरफ थी अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार। इस दिवाली पर असली पटाखे जो थे वो आसमान में नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में फूट रहे थे, क्योंकि अजय ने कंप्लेंट कर दी जाकर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को। अपनी कंप्लेंट में अजय देवगन ने ये कहा कि यशराज फिल्म्स ने थिएटर ओनर्स पे प्रेशर डाला है कि अगर उन्हें उनकी अगली फिल्म एक था टाइगर अपने थिएटर्स में चलानी है, तो उन सबको सिर्फ जब तक है जान ही चलानी पड़ेगी। वो अजय देवगन की पिक्चर सन ऑफ सरदार स्क्रीन नहीं कर सकते। अब वो टाइम ऐसा था जब सलमान खान का सिक्का एकदम बुलंद था, तो जो उनकी फिल्म एक था टाइगर है उसको एग्जिबिटर्स छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्हें ये शर्त माननी पड़ रही थी। लेकिन फिर अजय देवगन को रियलाइज़ हुआ कि इस चक्कर में उन्हें स्क्रीन्स बहुत कम मिल रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने क्लेम किया था, एंड आई कोट हिम, For instance, there are 7 single screens in Dadar in Mumbai, out of which they, as in Yashraj Films, have blocked 6 screens. There are 21 single screens in Delhi, out of which we've just got 3 screens. These are accurate figures that you too can verify. This has never happened before, unquote. अब शाहरुख खान ने भी इंटरव्यूज़ में इस बारे में खूब बात की थी। एक बार उन्होंने कहा, एंड आई कोट, I find it amusing. This has been decided since a year. They must have also known. So what is the problem then? If you've delayed it, then it's not our fault. बेसिकली शाहरुख खान ये कहना चाहते थे कि सन ऑफ सरदार जो थी उनको पहले रिलीज़ होना था। अगर उन्होंने बाद में अपनी डिले करने के बाद क्लैश की, तो इसमें उनकी फिल्म की कोई गलती नहीं है। अल्टीमेटली सन ऑफ सरदार को और स्क्रीन्स मिल गए और दोनों फिल्म्स ने इवेंचुअली अच्छी कमाई की। लेकिन जिसके ऊपर इस झगड़े का सबसे ज़्यादा असर हुआ वो थी एक्टर काजोल, अजय देवगन की वाइफ और शाहरुख खान की बेस्ट फ्रेंड। उन्होंने सालों बाद कन्फेस किया कि लड़ाइयाँ हमेशा ही मुश्किल होती हैं, एंड एज समवन कनेक्टेड टू बोथ साइड्स वो बहुत ही हेल्पलेस फील कर रही थी व्हेन दिस एंटायर सिचुएशन वाज अनफोल्डिंग। हमारा अगले फ्राइडे वॉर का एग्जाम्पल जो है, उसमें भी काजोल अपने पति और अपने दोस्त के बीच में फंसी हुई दिख रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक फैसला लिया अपने पति को चुनने का। अक्टूबर 28, 2016 के दिन रिलीज़ हुई थी करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल, और अजय देवगन की फिल्म शिवाय भी सेम डे रिलीज़ हुई। सोशल मीडिया पे आपको पता ही है कैसे कैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे, जय शिवाय, कर दे विनाश, और ए दिल है बॉम्बे वेलवेट जैसी। बॉम्बे वेलवेट करण जौहर की काफ़ी फ्लॉप फिल्म थी रणबीर कपूर के साथ। कमाल आर खान जो खुद को एक मूवी क्रिटिक बताते हैं, उन्होंने शिवाय के अगेंस्ट काफ़ी ट्वीट्स किए थे, और फिर उसके बाद जो हुआ उससे ज़्यादा अगली लड़ाई जो है वो आपको बॉलीवुड में कम मिलेगी। सितंबर 1 को अजय देवगन ने एक कॉल रिकॉर्ड कर दी और उसको डाल दिया ट्विटर पे, मतलब उस वक्त ट्विटर कहते थे, अभी एक्स कहते हैं, जो कमाल आर खान और अजय देवगन के मैनेजर कुमार मंगत पाठक के बीच की बातचीत थी। उसका कैप्शन था,
Hear what self-proclaimed #1 critic and trade analyst Kamal R Khan has to say. तो इस रिकॉर्डिंग में KRK से जब पूछा गया कि वो करण जौहर की फिल्म को इतना फेवर क्यों कर रहे हैं और शिवाय के अगेंस्ट इतना क्यों लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि करण ने उन्हें इस काम के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। तो काजोल ने इस रिकॉर्डिंग को रीट्वीट किया उस वक्त और रीट्वीट करते हुए लिखा शॉक्ड, और इस एक शब्द से करण जौहर और काजोल की दोस्ती में आ गई दरार। ऐसी दरार जिसके बारे में करण ने अपनी ऑटोबायोग्राफी एन अनसूटेबल बॉय में भी लिखा था, और उन्होंने कहा था, when she reacted to the whole situation and put out a tweet saying shocked, that's when I knew that it was completely over for me. The tweet validated the insanity that she could have believed. I would bribe someone, it's over and she can never come back to my life. I don't think she wants to either. खैर उस वक्त करण जौहर ने ये सब गुस्से में कहा था क्योंकि उन्हें बुरा लगा था कि काजोल ने भी एक तरह से उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। KRK की एक्यूजेशन के बाद अजय देवगन ने उस वक्त एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें उन्होंने अलेज किया कि करण की इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कि स्टेटमेंट रेड, It is really sad that people from our own industry are supporting such elements and spoiling the ethos of the film industry. I would strongly demand that this be thoroughly investigated by the competent authorities to clarify if Karan Johar was indeed involved in this. KRK ने तो बाद में इस बात पर पूरी तरह ही पलटी मार दी और बोलने लगे कि उन्होंने करण वाली बात जो है वो कुमार मंगत को बस ऐसे ही कह दी थी और करण ने उन्हें कोई पैसे नहीं दिए थे शिवाय के अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाने के लिए। अल्टीमेटली दोनों फिल्में रिलीज़ हुई और ठीक ठाक धंधा भी कर गई। काजोल और करण ने भी अपनी दोस्ती जो है वो उसको एक और मौका दिया 2 साल के बाद, व्हेन करण सेंट काजोल पिक्चर्स ऑफ हिज न्यूबॉर्न किड्स यश एंड रूही, और उसके बाद काजोल ने उन्हें अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया और उन लोग फिर से दोस्त बन गए। चलिए अब अगले क्लैश की बात करते हैं। शाहरुख खान फिर से with his film रईस and ऋतिक रोशन with his film काबिल। एक फन फैक्ट बताऊं, शाहरुख खान की आज तक कम से कम 10 फिल्में रिलीज हो चुकी है which have clashed with other films, जैसे डॉन और जाने मन क्लैश हुई थी, यहाँ तक कि उनकी पहली बड़ी फिल्म बाजीगर भी क्लैश हुई थी अजय देवगन की बेदर्दी के साथ, और हर क्लैश में तो प्रीटी मच शाहरुख जीतते रहे हैं। अब रईस और काबिल जो है वो 2017 में आई ऑन द सेम डेट ऑन जनवरी 25। रिपब्लिक डे वाला वीकेंड कौन ही छोड़ना चाहता है। तो ओरिजिनली रईस आने वाली थी ईद 2016 में और काबिल जो थी वो जनवरी 26 का स्लॉट बुक करके बैठी थी, लेकिन फिर रईस के मेकर्स ने अपनी पिक्चर पुश कर दी ताकि वो सलमान खान की सुल्तान से क्लैश ना करे। अब जब रईस और काबिल क्लैश करने वाले थे तो शाहरुख खान काबिल के प्रोड्यूसर राकेश रोशन के घर गए ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो अपनी फिल्म को पुश कर दें, तो वो नहीं माने और फिर अपनी रिलीज को एक दिन प्रीपोन कर दिया, जबकि उन्होंने जनवरी 25 को, और फिर रईस ने भी सेम ही चीज़ कर दी, उन्होंने भी जनवरी 25 अनाउंस कर दी। तो राकेश रोशन ने उस वक्त एक इंटरव्यू में कहा था, एंड आई एम कोटिंग, whatever dates we are taking, they are following us. I would have never done the same. I belong to an old school of filmmaking and I have given 50 years of my life to the industry. I would never release my film on a day when another filmmaker has already announced their film. शाहरुख खान ने भी इस बात का जवाब दिया और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने भी अपनी फिल्म की रिलीज जो है वो काफ़ी पहले डिसाइड कर ली थी, और फिर जब 26 जनवरी की छुट्टी थी तो कोई भी उससे पहले के इवनिंग शोज मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने भी जनवरी 25 डिसाइड कर ली अपनी फिल्म के रिलीज करने में। ऋतिक रोशन ने यहाँ तक कह डाला था तब कि हिज फादर वाज रियली हर्ट एंड अपसेट। फाइनली दोनों फिल्म्स आ गई सेम डेट को और दोनों ही पार लग गई थी। And we have saved the ugliest and the worst clash war of Bollywood for the last. अगर आप बॉलीवुड के डाई हार्ड फैन रहे हो तो कोई चांस ही नहीं कि आप भूल पाओगे नवंबर 9, 2007 को वो वाला दिवाली वीकेंड संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया और शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम सेम दिन पे रिलीज हुई। एक बड़ी हिट हुई, एक बड़ी फ्लॉप हुई, सांवरिया नहीं चली, लेकिन दोनों फिल्म्स की टीम्स के बीच में जो बैटल हुआ बाय गॉड वो आज तक याद किया जाता है। सांवरिया में लॉन्च हो रहे थे ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे रणबीर कपूर, अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर। ओम शांति ओम से फिल्मों में कदम रख रही थी दीपिका पादुकोण। तो शाहरुख खान से जब पूछा गया अबाउट द क्लैश, ही फेमसली सेड, दे हैव मेड अ बिग मिस्टेक, डोंट दे नो दैट आई विल फिनिश देम। एंड भंसाली ने ये कह के जवाबी हमला किया कि आई डिड नॉट स्पेंड द मनी ऑन कॉस्ट्यूम्स फॉर 40 स्टार्स, हु आर यू टू डिस्ट्रॉय देम, डू वी ईट ऑफ योर प्लेट, हैव वी मेड द फिल्म विद योर मनी। मीडिया में इस वॉर के बारे में इतना रिपोर्ट किया गया कि ये साल की सबसे बड़ी खबर बन गई थी। शाहरुख खान के 6 पैक एब्स और रणबीर कपूर का टॉवल गिराना भी कंपेयर होने लगा था कि किसका ज़्यादा क्रेजी सिचुएशन है। कहा जाता है कि ओम शांति ओम की जो डायरेक्टर है फराह खान और संजय लीला भंसाली ने इसके चक्कर में एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी थी। बाद में तो खैर सब कुछ नॉर्मल पे वापस आ गया, लेकिन फराह आज तक ये बोलती हैं कि इफ़ दैट क्लैश हैड नॉट हैपेंड देन ओम शांति ओम वुड हैव बीन बॉलीवुड्स फर्स्ट 100 crore ग्रॉसर।
इससे ये प्रूव होता है कि क्लैश में नुकसान एक्चुअली दोनों साइड्स का होता है, ये गारंटीड है। आने वाले कुछ दिनों में जो क्लैशेस होने वाले हैं उन्हें अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि यश की टॉक्सिक जो है उसने अब जून 5 की डेट ले ली है। वरुण धवन की जो फिल्म है जय जवानी तो इश्क होना था, वो ओरिजिनली इस डेट को थी जून 5। उन बेचारों की गलती भी नहीं थी, पर अब टॉक्सिक आके उनके ऊपर बैठ गई तो वो भी अब अगले हफ्ते के लिए शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन अब इस वजह से उनकी सीधी टक्कर होगी इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा से, जिसमें दिलजीत दोसांझ है और शर्वरी है। अगर सलमान खान अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान को अप्रैल से पोस्टपोन करके अगस्त के इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे ला देते हैं तो उनका मुकाबला होगा कार्तिक आर्यन की फिल्म नागजिला से, जो कि भी 15 अगस्त की डेट लेके बैठी है। अक्षय कुमार की भूत बंगला तो इनफैक्ट प्रीपोन की गई है उस डेट से, पहले वो आने वाली थी अप्रैल 2 को, फिर वो सीधे चली गई मई 15 को और अब रिलीज होने वाली है अप्रैल 10 को। बस यही कहकर रैप अप करना चाहूँगी कि अब बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम है ना वो ऐसा है जहाँ पे फेस्टिवल वीकेंड्स लिमिटेड है और ईगो जो है वो अनलिमिटेड है। जब दो बड़ी फिल्में एक डेट पर लॉक होती हैं तो उसके पीछे जो नेगोशिएशंस और पीआर वॉर्स शुरू की जाती है ना, उसका कोई एंड नहीं है। एज अ रिजल्ट कभी कभी रिकॉर्ड्स टूटते हैं और कभी कभी दोस्तियाँ। और अब हम आते हैं अपने कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द ज्वेलरी स्टोरी सेगमेंट में। आपने प्रॉमिस रिंग, पिंकी रिंग, एंगेजमेंट रिंग और वेडिंग रिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन एक नई टाइप की रिंग आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है, डिवोर्स रिंग। आई मीन यू हर्ड मी राइट, डिवोर्स रिंग। पहले रिंग्स जो है वो कमिटमेंट का सिंबल होती थी, लेकिन अब कुछ लोग डिवोर्स के बाद एक नई रिंग पहनकर अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर को मार्क कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसे क्लोजर ज्वेलरी भी कहा जाता है। आइडिया सिंपल है कि शादी खत्म हुई है, जिंदगी खत्म नहीं हुई, तो क्यों ना एक ऐसा सिंबल हो जो हार्ट ब्रेक के जो बाद वाली हीलिंग और इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करे। काफ़ी लोग अपनी ओल्ड वेडिंग रिंग को ही मेल्ट करवा के उसे एक नया डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे डिवोर्स रिंग कहते हैं वो। कुछ लोग कंप्लीटली नई रिंग खरीदते हैं जिसमें डायमंड्स, कलर्ड स्टोन्स या पर्सनलाइज्ड एनग्रेविंग्स भी होती है। ज्वेलरी डिजाइनर्स के अकॉर्डिंग स्पेशली विमेन इस ट्रेंड को अडॉप्ट कर रही हैं क्योंकि उनके लिए एक इमोशनल रीसेट जैसा फील होता है। सोशल मीडिया ने भी इस ट्रेंड को एम्पलीफाई किया है, जहां डिवोर्स रिंग्स को सेल्फ लव और फ्रेश बिगिनिंग्स के सिंबल के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसे पहनने वाले लोगों का मानना है कि अगर एंगेजमेंट और वेडिंग रिंग्स रिलेशनशिप के माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं तो फिर डिवोर्स के बाद खुद को सेलिब्रेट करने में क्या प्रॉब्लम है। वेल 12 अगस्त 1997 की एक सुबह म्यूजिक बैरन गुलशन कुमार, टी सीरीज के मालिक, सुबह की पूजा करके मुंबई के जीतेश्वर महादेव मंदिर से निकल रहे थे और तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए गुलशन कुमार ने अपनी जर्नी की एक छोटी सी कैसेट शॉप से शुरुआत की थी। डिवोशनल म्यूजिक और लो कॉस्ट ऑडियो कैसेट्स के थ्रू उन्होंने मार्केट में काफ़ी हलचल मचा दी थी और धीरे धीरे अपनी कंपनी टी सीरीज को इंडिया की सबसे पावरफुल म्यूजिक लेबल्स में से एक बना दिया था। 1990 का जो दशक था तब तक टी सीरीज बॉलीवुड म्यूजिक बिजनेस का इतना बड़ा प्लेयर बन चुकी थी, गुलशन कुमार जी को कैसेट किंग बुलाया जाने लगा था। और फिर अंडरवर्ल्ड का ध्यान पड़ा उनके ऊपर। उस वक्त अंडरवर्ल्ड का फिल्म इंडस्ट्री पे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ करता था। गुलशन कुमार ने भी कोई प्रोटेक्शन मनी देने से अंडरवर्ल्ड को मना कर दिया और फिर हो गया वो जो उनकी जान पे खतरा बन गया। 12 अगस्त 1997 की सुबह गुलशन कुमार रोज़ की तरह मंदिर दर्शन के लिए आए थे और बस वहाँ से निकल ही रहे थे जब 3 गनमैन आए। उनमें से एक अब्दुल रऊफ ने कहा, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। 16 गोलियां गुलशन कुमार के सीने में उतार दी गई थी। दिन दहाड़े इतने बड़े सेलिब्रिटी का मर्डर कोई छोटी बात नहीं थी। मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के एंगल को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया। सारी शक की सुइयां जा रही थी गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क पर, जिसमें अलेजेड रोल गैंगस्टर अबू सालिम का भी बताया जाता था। पुलिस का ये कहना था कि गुलशन कुमार ने जो एक्सटॉर्शन मनी देने से मना किया था, ये सब उसी की वजह से हुआ था। केस में कई लोगों को अरेस्ट किया गया और ट्रायल जो है वो सालों तक चलता रहा। 2001 में म्यूजिक कंपोजर डुओ नदीम श्रवण वाले जो नदीम सैफी थे, उन पे भी इस कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगा, लेकिन फिर वो इंडिया छोड़ के यूके चले गए और बाद में उन्हें कोर्ट्स ने एविडेंस की कमी की वजह से एक्विट कर दिया। ट्रायल के दौरान अब्दुल रऊफ नाम के शूटर को उम्र कैद की सज़ा हो गई। इस साल हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। आज के दिन तक इस केस की जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसे टेक्निकली तो क्लोज माना जाता है, लेकिन जो एलिजेड मास्टरमाइंड्स है अबू सालिम, उन पर अलग से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और एक्सटॉर्शन के केसेस जो हैं वो अभी तक चल रहे हैं। गुलशन कुमार की डेथ के बाद उनके बेटे भूषण कुमार ने टी सीरीज़ की कमांड संभाली और आज ये कंपनी दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल्स में से एक बन चुकी है।
और अब हम आ गए OTT मीटर सेक्शन पे, विच इज़ ब्रॉट टू यू बाय सी वोटर। तो हम सी वोटर के साथ मिलके एक पैन इंडिया सर्वे करते हैं जिसमें जो फिल्म्स या वेब सीरीज़ OTT पे रिलीज़ होती हैं उनकी बज़, उनके कन्वर्जन, मतलब कितने लोगों ने उन्हें देखा, और उनकी रेटिंग को एनालाइज किया जाता है। सो विद एग्जाम सीजन अंडरवे एंड स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन, इस हफ्ते हम रिव्यू कर रहे हैं Amazon प्राइम वीडियो के एस्पिरेंट सीजन 3 को। The first 2 seasons of the show received a really strong support from the students, especially for how it depicts the challenges जो कि competitive exams के दौरान students पे आते हैं। इस शो को प्रोड्यूस किया है TVF ने, and the series is directed by Dipesh Sumitra Jagdish. The series stars Naveen Kasturia, Shivankit Singh Parihar, Abhilash Thapliyal, Sunny Hinduja, Namita Dubey, and Tengam Celine, with Jatin Goswami as the newest addition to the season 3. But the big question is, did season 3 live up to the expectation? तो जब हमने ये सी वोटर से सर्वे किया तो उसके अनुसार इसका बज़ जो था वो 81% था, मतलब कि a good 81 out of every 100 people that we spoke to knew that aspirant season 3 is coming. It achieved, however, a marginally declined conversion rate of 56%, and the final rating from those who saw it was 2.78 out of 5. तो ये था हमारा आज का OTT मीटर सेगमेंट. Hope you have some fun watching this series. इस बार के सोनल रेकमेंड सेक्शन में मैं आपको एक बहुत पुरानी पिक्चर बता रही हूँ जो मैंने इस वीकेंड पे देखी। 1960 की फिल्म है, लेकिन अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामास पसंद है ना, मतलब आजकल के कोर्ट रूम ड्रामास आप देखते हो, तो आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। दिस इज़ एन ओल्ड फिल्म कॉल्ड कानून। इट इज़ इन फैक्ट इंडियाज़ फर्स्ट सॉन्गलेस फिल्म। ये Amazon प्राइम पे है। राजेंद्र कुमार एक लॉयर हैं और अशोक कुमार एक जज हैं, और जो लॉयर हैं वो फाइनली जज पे ही शक करने लगते हैं ऑफ अ क्राइम, एंड वो उन लोगों में जो मॉरल क्लैश होता है, बिकॉज अशोक कुमार की डॉटर के साथ ही राजेंद्र कुमार शादी करना चाहते हैं। तो इट्स एन इमोशनल क्लैश, इट्स अ मॉरल क्लैश, इट्स अ जुडिशियल क्लैश, एंड द फिल्म इज़ वेरी वेरी एज ऑफ द सीट थ्रिलर। तो अगर आप कोर्ट रूम ड्रामा पसंद करते हैं तो देखिए कानून ऑन Amazon प्राइम। इस हफ्ते का जो रॉफल मोमेंट है वो डेडिकेटेड है उन लोगों को जिनको सिर्फ मज़ा आता है मीम्स बनाने में, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अभी देखिए कि वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है, इट्स सच अ सीरियस मैटर, लेकिन मीम बनाने वालों की फैक्ट्री पूरी तरह से चालू है। तो ये जो LPG की शॉर्टेज हो रही है या होने का अंदेशा है, उस पर इतने फ़नी मीम्स बनाए हैं लोगों ने कि थोड़ा सा देर वॉर के स्ट्रेस को भूलकर आप इसको देख के हंस सकते हैं। Well, hello and welcome to the On Call with segment of The Right Angle with me, Sonal Kalra. आज फाइनली हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनको हम पहले 2 सीजन से लाने का ट्राई कर रहे हैं, एंड सो एट लास्ट इट्स मटीरियलाइज एंड आई एम रियली हैप्पी. ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री हु कैन एक्चुअली ले अ क्लेम टू द सेंटेंस सिर्फ नाम ही काफी है. सो रियली हैप्पी टू हैव विथ मी Karan Johar. Hi Karan, welcome to The Right Angle. Hi, thank you for having me, and my apologies for taking 2 seasons to come visit your wonderful show. Thank you, Karan, and I hope the Maldives vacation went off well. Tell me Well, that you enjoyed as much as the kids did. I saved some money, Sonal. I went to Alibag instead. It was a friend's house, so actually I saved my money, and and it was a rather large number to save. And I went and I took to a friend's house, and they had a blast. They had a great time. Okay, I'm so glad. वैसे Karan, I've been meaning to ask you, Yash और रूही में से who's closer to how you were as a child? I would say Ruhi. She's quieter. She's exceptionally, I think, she's very, very empathetic. She's a hypersensitive child. She also follows parental instructions, which is what I did also. I was a good kid. Yash is a little more of a brat, but he's also very sensitive, and they're both good kids, but Ruhi's a lot closer to what I was as a child. Great. God bless them. Karan, now that you're back after a vacation, of course, needless to say, rumors are also accompanying. So once hearing this about you and Siddharth Malhotra coming together for a film, is there something that you want to give us a sneak peek on? Well, like Sid and I have, like he's been a student, and he's been also like very close to the film company, and we consider him and Kiara family to us. We've done some exceptional work with both of them, and so we've been talking. Sid and I have been chatting about the possibility of coming together for a strong film, you know. But right now it's all too soon, and I think the story was a bit premature. But we're definitely talking about a couple of things, and hopefully they'll materialize very soon.
Super. So we'd wait for the right time, Karan. But what is it with you and, these blind items which take a liking to you and a fascination to you? Because you seem to be the subject of most of the rumors that float about on Reddit, or there's Uh, every other blind item. What do you think attracts I them don't. to you? I have no idea. What do you think? I have no answer I to don't this. know. Maybe you have a very interesting life. Well, maybe I don't, and maybe this is what makes my life interesting. I always say, Sonal, only one thing is like, love me, hate me, just don't be indifferent to me. And I'm glad that Reddit or blind items or speculation keeps the interest in what I'm doing alive. That means I may have done something right in my life to have, kind of created this sense of like curiosity around me. And many of those blind items, when I read, I'm like, I find them hilarious because they are, some of them, I have to tell you, are quite close to the truth, and some of them completely distant from reality. So I'm amused. I read it, it pops up on my algorithm because obviously it's about me, it'll come on my phone. And many a time I'm very amused, but now I'm no longer do I get upset or angry and, like either the trolling or the speculation. I'm just constantly now amused by it. And I think I've become more zen about my reactions to social media. And I think it's age. I was Yeah. just going to ask you, Karan, that as someone who's known you for a long time, it's actually a relief and really nice to see you say that you are now amused by all that, because like everyone else, you've also had moments where it's really Yeah. affected you, and now we see that a lot of people in the fraternity are becoming the center of such negativity that it's unimaginable to sometimes just go through the kind of trolling that they handle. So if you had to give that one piece of sanity advice to someone to stay unaffected, what would that be? Many celebrities who are friends have asked me that why are you so calm even in crisis? Even when there was a lot of Bollywood bashing happening at one point of time in all our collective lives, including myself. At that point, I remember a very close friend who's also a movie star just said, I need to meet you. And he came over and he sat and he said, is everything okay? Why are you so calm? You should be reacting. Every time we speak to you, it's like, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? Like it was like that kind of feeling, like you just seem too calm. And I felt like, I think when you know something is untrue, and I think that's what my parents raised me to know, that if you know something is totally untrue and they don't know the person you are or the human being you are, and they write and speculate, when you know the reality of it and you know the truth of it, then what is the point of getting upset? I would be upset if what they were saying about me is actually true. That why are they saying what's true? But the fact that it's so far away from the person I am or what they're Yeah. speculating me to be, it's somehow, Sonal, I think I don't chant, I don't pray, I don't meditate, but I have this sense of calm that has just come into my being. And this happened like a while ago. And it's only gotten progressively better, I think, with age and time and experience, I suppose. It's showing, Karan, and I really hope that's how it always stays. Well, talking of speculation, the biggest thing that's getting speculated right now is whether there's going to be a Kabhi Khushi Kabhi Gum 2 soon on the cards, and one has heard a bit about it, and whether it's got something to do with the Takht script getting revised. Any comment to make on that one? So I'm glad that I have this platform, and I'm glad that I'm chatting with you to say that there is no Kabhi Khushi Kabhi Gum 2, and there is no derivative of Takht being made. I would never make a K3G2 because I'm not saying K3G2 was the best film ever made, not at all. Every film has its flaws, but what K3G has in abundance is nostalgia. There are generations that have grown up watching that film for what they've loved, what they haven't, what they've cried about or laughed with. They love the movie, and I'm very grateful to the universe that I got to create a film that still lives on, and I'm very, very proud and happy with it. But I would never mess with that nostalgia and with that love that that film has, because you're setting yourself up for disaster when you make a film like K3G2. So yes, the truth and the absolute truth is there is no K3G2, and there isn't a revival of Takht right now on the cards. But that is a film I will definitely make while I can still breathe and stand on my feet. That's a film I will make, because I consider it to be the strongest screenplay that was developed, written by Sumit Roy. Full credit to him. He's the writer of the film. And I believe it's the best written piece of work in my career of any feature film. And I hope to make that film one day. Wow. Well, we also hope that that day comes, Actually, Karan. You seem very convinced. what I have been developing is something nobody's actually talking about. Thank God for that. So in the garb of this अच्छा है. K3G rumor, जो actually जो हो रहा है और जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बनाने वाला हूँ,
उसकी इल्म किसी को नहीं है. बहुत बढ़िया. सो आई रियली होप दैट स्टेज अनटच्ड सो दैट इट कम्स क्लोज टू परफेक्शन. करण, ये recently you had said that talent management is becoming quite a difficult profession to sort of sustain. You've spent 3 decades in the industry. You've launched the career of so many people. You've mentored them without there being any talent management agency also at the time. But do you think now there is less of a gratitude amongst the younger generation as what you would have had towards your mentors? I think, the way I look at it, Sonal, is that I believe that the younger generation are they're a lot more. I think the social media, technology, constant noise around us makes us very, very, I would say, very restless, very nervous, very anxious. So I think we're dealing with an anxiety-ridden generation, an anxious generation who want the validation of stardom very fast. And I don't blame them because they're judged on a daily basis. You must understand, when we started off in the movies, none of us were the recipients of this level of judgment. The kind of judgment that exists and surrounds the younger generation is really traumatizing. It can take a toll on your being, on your mental health, on your state of mind. So I don't judge any of them for kind of making certain decisions in their life and career that may or may not be something that I would endorse or agree with. But I get it. I hear them. I see what they're going through. And I know, which is why if you ask me, do I want my children to enter this profession? I can't give you a resounding yes, because I know how tough it is. And I know how tough it is for the insider because of the kind of judgment that they come with. They already are starting off with like a minus on the perception level of their existence. And so I do know that when I speak about this, I speak about the generation. But as far as talent management goes, it's a very lucrative business for us. It's a solid arm of the Dharma family of companies. Yes, it's like a case of constantly moving parts. So there are some talent that will come to us and go. Between the 3 leading agencies, there's always this passing the parcel that is happening. One leaves from where, comes to us. Somebody after 2 years from us wants a newer vibe, a fresher start, goes somewhere else. And many of those have tried to come back also. So it's like, it's constantly happening. So I think that level of like rooted, grounded way of being and being centered is what I think most of this generation struggles with. And the thing is that I don't judge them for it. I empathize with them because I know what they're surrounded by every day. To pick up your smartphone and read something or the other can truly take a toll. And I really feel like all of us are very susceptible to actually a meltdown on a daily basis, which is why I actually tell people, are you in counseling? Are you in therapy? Because if you're a celebrity in the public eye and you're being talked about on a daily basis, you will need an external support system, which doesn't always come from just your family or your immediate siblings and close friends. You need a stranger's perspective in your life, and which is why I absolutely I'm in under therapy, and I go to therapy once in a while, and it helps me a lot. And I always say that this kind of noise level that surrounds us, that certain perspective you get in a silent room between you and that one person you can trust, is something that our soul needs. Well, totally. No, I think that's a very logical, sensible answer, Karan. And I was just the other day telling somebody in the industry that there is an anti-incumbency factor when it comes to staying with one particular agency for long, because I think one wants to, as you said, start afresh, and those 2-3 agencies people keep rotating. So one can completely understand how the talent management thing works. Right. It's the way of the world, and we've learned to accept it. Like as a filmmaker, it's not that I'm working with just one actor all the time. I also want to try different artists, different stories, different technicians. So every time somebody needs a fresher start, a different approach, a different mindset, it's fine. And we're very happy. And anyone who has left our agency, I will always wish them well and also work with them. Many a time that they've left our agency and I'm still continuing to work with them. There's no problem at all, because I am not a talent manager myself per se. It's part of an arm of my company. I'm a filmmaker first and foremost. And if somebody is needed for my film, irrespective of which talent management agency they're in, I will not cast them on the basis of that. I will cast you on the basis of who I think is right for the role. But yes, as a production house, I will prioritize our talent because I want to make sure they're part of the family in everything we do.
Oh, absolutely. Karan, another thing that's been bothering a lot of people is, and again, you've grown up in the industry to remember those horrific times when Underworld used to have cast a spell on how Bollywood functions. Now, with this recent Ranveer Singh and Rohit Shetty and these kind of threats, etc., is there a concern largely in the industry that, God forbid, those days could come back? I mean, it is very worrisome when you read this kind of information. And I know what personally my family went through way back then. My thoughts and my strength to the families who are going through it today. But I do believe that we are all in good hands. I think the authorities act immediately and they provide the required security immediately. And I know that every time I've reached out in any kind of an extreme situation, my city and state have always been very, very supportive to the industry, to us individually, but I've always felt that we're very protected in this city. And I feel like we will be protected in the future and right through. So I do believe that there's reason for concern when you do get a speculative call or a call that you feel the need to report. But I feel that you have to immediately contact the authorities and make sure you're protected and, take the right measures. And everything should be fine. Yeah. Karan, what is that one thing that makes Karan Johar the most angry, and what's that one thing that makes you the saddest? What makes me angry is people who are not on time. I have a aversion to people who are not punctual because I am punctual to a fault. Like to me, it's very problematic if I'm a minute late anywhere. Like I start getting all kinds of stress and anxiety when I'm running late. So that angers me. I don't express it because I can't believe people who live in Bombay still give traffic as an excuse. If you know traffic is a terrible situation and you're in a traffic, then leave early. Simple solve. Leave early, be early. Yeah. Don't please, unless there's a crisis really in your life that has happened, I will totally be empathetic to that. But please don't tell me traffic. Like that is something I can't bear. What makes me sad? Uh, I'm uh, I'm an old-fashioned loyalist. For me, I still feel I always am grateful to Aditya Chopra and to Shah Rukh Khan and to Yash Raj Films for being my mentors, my guides, the beginning. And I always say with pride and with emotion that I would wipe the floors of Yash Raj Films and Red Chilies. Not that they want me to wipe any floors; they're pristine, clean, and clear. But I would do anything that was asked because I owe my entire being. I'm sitting here in an interview talking to you only because of these two illustrious, talented, and legendary gentlemen. And I don't know and understand if that level of loyalty exists in our times. That is the only thing that sometimes saddens me, though, as I said, that nothing totally saddens me beyond and above a point because I've learned to live with the realities of our life. But I appreciate and completely am grateful to the people who continue to be loyal, at least to me. And I really appreciate that about people. That is the first and foremost quality that I look for in a human being. And anyone who has been with an enterprise for a long period of time and has stayed there, you can tell will be a solid human being over and above everything else. Not everyone can be equally talented, not everyone can be equally efficient, but loyalty takes you very far. And as I said, that I will always say that every achievement of mine, I will take accountability for my failures, but every success of mine will be only attributed to these two men. And as I said, I hope and pray they never have to need me ever. But if they do, I'm here, standing tall, always. What a fabulous, fabulous answer. Loyalty is indeed pretty underrated in the film industry, Karan. It's sad that we've sort of come to accept that they'll be fair weather friends and, people would switch gears and loyalties all the time. But I know what you're saying and it's coming straight from the heart. So, Yeah. And totally. you're close to Manish Malhotra, and we've been friends for Manish and I have now been friends for 32, 33 years. Like it's been a friendship of two people who have stayed loyal and have stayed close to each other. He's a member of my family. I'm a member of his family. And I know that there are relationships like this. So when they can be those, why can't all of them be the same? I have the experience of whether it's Shah Rukh, Adi, Manish, these are people who have been in my journey, Farah, from the very first day of my life. So I have the good fortune of those solid relationships. So that's why my expectations still exist. I'm still one of those
hopeful people, optimistic people who still feel that there is a loyal grain to humanity left, especially when it comes to our fraternity. Super. Well, cheers to that hope. And Karan, with that, I'm on to the last question, which is a signature question of the show, that there are so many people who aspire to come even closer to the shadow that you all have achieved, that you've achieved as a filmmaker. And if somebody needs to follow in your footsteps, किसी को कल का करण जौहर बनना है तो उसे क्या करना होगा? देखो, मैंने हमेशा कहा है कि आई एम डेस्टिनीज चाइल्ड. आई एम हियर मच मोर बिकॉज ऑफ माई डेस्टिनी and least of all my talent. I think that talent बहुत लोगों में होता है, हुनर जो है वो बहुत सारा है. I think there are at least millions of people who are more talented and more deserving to be where I am today. I do believe that one thing I cannot suggest to you or offer to you as advice is what your destiny has in store for you, because I don't know that. That only your destiny knows and you know. But free will is definitely a real thing. You can fight your destiny. So it's not always just dependency on destiny. And free will comes from conviction. Conviction comes from belief. And belief comes from patience. So these are the qualities that I think people need to have. Is first conviction, then belief in yourself, and then patience for the right opportunity and right time. And not to let go. But having said that, circumstances can make you change all this, because you have financial needs that you have to adhere to. And sometimes you have to give up on even your conviction, belief, and patience for those financial needs. So I feel like sabki apni takdeer hai, but if you can afford to, just wait. That's all my advice is. Just wait, because if you're talented and deserving, it will come. शायद देर लग जाए, लेकिन आ तो जाएगा जरूर, अगर आप ऐसे हालात में हैं जहां इंतजार करना आपके नसीब में भी है. तो that's all I have to say is waiting is the most imperative, important thing, because I think in this age of neck deep competition and ambition, patience is a huge virtue that is rare again. Superbly said, Karan. I think वही instant gratification के ज़माने में patience की value को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. But that's very, very well said. And thank you so much with that. Thanks for being on the right angle, Karan. You've been super gracious for taking out the time, and it's been a pleasure talking to you. Thank you. Likewise, Sonal. Take care of yourself. Much love. Thank you. And with this, we come to the end of this episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. आप प्लीज़ अपने कमेंट्स देना नहीं भूलिएगा on sonal.kalra@hindustantimes.com. नहीं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और प्लीज़ ये भी बताइएगा कि हम अगले एपिसोड्स में किन लोगों को फीचर करें तो आपको अच्छा लगेगा. I shall see you on Friday at 7 PM. Till then, stay good, stay blessed. क्या उल्टा है? वो राइट एंगल वो जो क्यू कार्ड है. तुम इतना क्या बचाते हो? सीरियसली? कब है ईद? कब है ईद? कब है? कब है ईद? गोल बोल बोल दे दो. गोल सिर्फ 500 रुपए की बात है यार. सिर्फ 500 रुपए की बात है. हाँ, आप लोग सारे एक साथ उठ जाते हो, मुझे लगता है कुछ हो गया बड़ी चीज. क्या कर रहे हो? बजने दो. अच्छा, चुप. हंसी मजाक नहीं है मतलब इस पर.